हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारी जो 11th क्लास की बायोलॉजी थी वो हमने शुरू कर दी है। एक चैप्टर हो भी गया और दूसरा चैप्टर एक दो क्लासेस उसकी आएगी, कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी बताइए भाई कहाँ कमी आ रही है। और एक उसमें देखा था जो आपका रीजनिंग का पोर्शन था उसका एक चैप्टर हो गया। दूसरा टॉपिक बताइए भी कौन सा शुरू करना है। इधर बायोलॉजी का भी अपने देखो आपके लिए कितने कुछ बागड़न के तो पढ़ा रखे है नहीं, पर कोई बात नहीं। अपना आज का टॉपिक है फिजिक्स का और टॉपिक का नाम है ऊष्मा। तो ये ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक एनर्जी टाइप से कुछ आ रहा होगा, वही है। ठीक है, तो आज अपने इसकी बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कल। आज ये 2-4 बातें हैं वो सभी को आपको पता है, लेकिन मैं आपके माइंड में क्रॉस वेरीफाई कर देता हूं। करते हैं शुरू। तो ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा में सबसे पहले देखिए ताप क्या होता है, टेम्परेचर। तो वस्तु की उष्णता, उष्णता का मतलब होता है प्यारे बच्चों गर्मी से। उष्णता व शीतता या सर्दी, सर्दी। ठीक है, वस्तु की गर्मी या सर्दी का माप अपने करते हैं तो उष्मा के आधार पर ही करते हैं, सॉरी ताप के आधार पर ही करते हैं, है ना। किसके आधार पर करते हैं? वस्तु की गर्मी और सर्दी का जो अपने अनुभव करते हैं वो किसके आधार पर ही करते हैं? ताप के आधार पर ही। जैसे आपने देखा होगा कि चाय गर्म होती है तो हम कहते हैं वह तो ज्यादा गर्म है, मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है। बर्फ होती है ठंडी, बर्फ होती है ठंडी तो हम कह देते हैं कि बर्फ ठंडी है, यानी कि उसका टेम्परेचर कम है। इसीलिए तो बर्फ किसमें जमती है? फ्रिज में। और फ्रिज को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? प्रशीतक। क्या कहा जाता है? प्रशीतक कहा जाता है। तो बस चीज कनेक्ट होगी। अब आपको समझ में आ गया उष्मा क्या है। तो उष्मा क्या है? वस्तु की गर्मी, जो आपका ताप है वो क्या है? वस्तु की गर्मी और सर्दी का मापन है, यानी कि उसकी वो गर्म है या वो ठंडी है उसका मापन ही अपने ताप से करते हैं। वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का सूचक होता है ताप। क्या होता है? वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का, वही वस्तु गर्म है या सर्दी है उसका ये सूचक होता है ताप। अगर ताप कम है तो वस्तु ठंडी है, अगर ताप ज्यादा है तो वस्तु गर्म है। ठीक है जी। इसी कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और इसी गर्म या ठंडे के कारण ही क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है भाई, ताप के कारण ही ऊष्मा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो आपको मैं एक चीज, जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना वो ताप के कारण होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन कभी आपने ठंडी चीज को गर्म होते हुए देखा है? ठंडी चीज को गर्म होते हुए नहीं देखा। हाँ, गर्म चीज जरूर ठंडी हो जाती है। कैसे? कैसे? मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने देखा होगा कि अभी सर्दियां चल रही है ना, तो अपने जब नहा रहे होते हैं वॉशरूम बाथरूम के अंदर, तो आपने देखा होगा उसमें दो अलग अलग नल लगे होते हैं। तो आप जैसे एक गर्म नल खोल लिया, एक ठंडा नल खोल लिया, तो कई बार पानी होता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है तो अपने उसमें ठंडा पानी मिलाते हैं। तो ऊष्मा होती है वो गर्म से ठंडे की तरफ बहती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर आएगी, यानी गर्म से ठंडे की तरफ आती है कौन? ऊष्मा। और लेके कौन आता है? टेम्परेचर। समझ में आई बात? बस यही ऊष्मा है ना। अब ऊष्मा और क्या है? ऊष्मा की ताप आपको समझ में आ गया। उसके बाद में है ऊष्मा। यह एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है अभी। वेरी गुड। ऊष्मा भी क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम एक बात कहता है कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही उसे नष्ट कर सकते हो। ये दो बातें आपको समझ में आ गई है, कोई इसमें नई बात नहीं है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उसके ताप के अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। वही बात ऊपर पढ़ लिया, ताप के अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, क्या कह रहा है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तु यानी कि ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, दो वस्तुओं के बीच ताप के अंतर के कारण। अब जैसे मान लीजिए इसका ताप है 50 डिग्री और इसका है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना ताप है, तो ताप के अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित। अब ये दोनों वस्तुओं को अपने मिक्स करेंगे तो इधर ताप जाएगा, ताप इधर से इधर जाएगा, ना कि इधर से इधर आएगा। आ ही नहीं सकता।
क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। तो इसको मिक्सर करेंगे तो लगभग इसका टेम्परेचर आ जाएगा पास 40 डिग्री सेल्सियस, जब दोनों एवरेज हो जाएंगे। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर दी। उसके बाद में वस्तु का ताप वस्तु में ऊष्मा की मात्रा तथा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल करता है भाई। अब वस्तु का ताप है जो किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु का जो ताप होता है ना, वो एक तो वस्तु की ऊष्मा की मात्रा, कि वस्तु में कितनी ऊष्मा की मात्रा है, कि उसमें कितनी ऊष्मा है। कम है तो वस्तु का ताप कम होगा, अगर ऊष्मा ज्यादा है तो वस्तु का ताप ज्यादा होगा। पहली तो ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करेगा, और दूसरा वस्तु के पदार्थ की प्रवृत्ति पर, कि वस्तु ठोस है, द्रव है, गैस है, धातु है, अधातु है, इन सभी बातों पर निर्भर करेगा। जबकि किसी वस्तु में निहित ऊष्मा, किसी वस्तु में उसकी जो निहित ऊष्मा है वो वस्तु के द्रव्यमान व ताप पर निर्भर करती है। अब देखो, किसी वस्तु का ताप होगा वो तो ऊष्मा की मात्रा पर, जो ताप होगा वो तो ऊष्मा की मात्रा पर और वस्तु की पदार्थ की प्रवृत्ति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। लेकिन जो आपकी वस्तु में निहित ऊष्मा होती है, संचित ऊष्मा वस्तु में, वो किस पर निर्भर करती है, तो वो एक तो निर्भर करती है वस्तु के द्रव्यमान पर, कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है, और दूसरा ताप पर, इन दोनों बातों पर निर्भर करेगी। चलिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदल सकते हैं। अब किसी ने बोल दिया कि ऊष्मा है ना एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा को आप कार्य में भी बदल सकते हो। बिल्कुल बदल सकते हैं भाई, ऊष्मा को आप कार्य में बदल सकते हो। हम तो ये बात जानते हैं क्योंकि हमने तो किताबों में पढ़ लिया, लेकिन हमें किसने बताया? हमें बताया, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रमफोर्ड। क्या नाम था? रमफोर्ड। ये आपको नाम याद रखना है। इन्होंने बता दिया भी ऊष्मा, इन्होंने क्या बताया कि ऊष्मा एक ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा है, और इस ऊर्जा से आप कार्य कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कार्य कर सकते हैं। देखो कैसे कार्य। अब जैसे विद्युत, चलो इसको छोड़ो, आप किसी चीज को अपने गर्म करते हैं तो उसको ऊष्मा देते हैं, और वो चीज गर्म हो जाती है, मतलब उसका कार्य हो गया ना। और अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में एक वैज्ञानिक था डेवी। क्या नाम था? वैज्ञानिक का नाम था डेवी। इस डेवी ने क्या किया? शरारती था भाई, तो उसने 2 बर्फ के टुकड़े लिए। देखो क्या किया, बर्फ के टुकड़े लिए, और इसका मैं आपको प्रूफ देता हूं। बर्फ के टुकड़े लिए। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। सर्दियों में अपने क्या करते हैं, ठंड लगती है ना, तो अपने ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना। अब करते रहना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपने पता इस तरीके से किया तो आपके हाथों में क्या हुआ? गर्माहट पैदा होगी, गर्माहट पैदा होगी। तो क्या हुआ? आपने कार्य किया, हाथों को आपस में, दोनों को हाथों आपस में रगड़ा, जिससे कार्य किया आपने। अब ये कार्य ही किसमें कन्वर्ट हो गया? ऊष्मा में, क्योंकि हाथ गर्म हो गए, ऊष्मा में कन्वर्ट हो गए। तो आप कार्य को ऊष्मा में बदल सकते हो, ऊष्मा को कार्य में बदल सकते हो, और ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। समझ में आई? अब यही काम डेवी ने किया। इसने क्या किया? बर्फ के 2 टुकड़े लिए, एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया और दूसरा बर्फ का टुकड़ा ले लिया। सॉरी भाई, बर्फ के 2 टुकड़े लिए और दोनों को आपस में इसने घिसना शुरू कर दिया। दोनों को आपस में इस तरह से इसने घिसाना शुरू कर दिया, और घिसाता रहा, और क्या हो गए? ये दोनों आपस में बाद में घिसाने के बाद में पिघल गए दोनों। अब पिघले कैसे? घिसाने से पिघले कैसे? क्योंकि इसे पिघलाने के लिए ऊष्मा का कोई स्रोत तो नहीं था, ऊष्मा तो नहीं। देखो, अपने जैसे बर्फ को गर्म करते हैं तो बर्फ पिघल जाती है, लेकिन इसने बर्फ को गर्म किया था क्या? नहीं किया। बस बर्फ को आपस में घिसाता रहा और बर्फ पिघल गई। मतलब इसने बर्फ को पिघलाने के लिए जब इसने घिसना शुरू किया तो घिसना इसका हो गया कार्य,
और उसी कार्य से क्या हो गई, ऊष्मा उत्पन्न हो गई। उसी कार्य से क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न हो गई। पुराने समय में जो आग जलाने के लिए टेक्निक उपयोग की जाती थी वो इसी पर आधारित थी। अब इसका कारण क्या था कि घिसने पर किया गया कार्य, घिसने पर किया गया कार्य ऊष्मा में बदल गया, जिससे बर्फ पिघल गई। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार और बता देता हूं। जैसे आप अपने हाथों को इस तरीके से जोर जोर से रगड़ते जाइए, इस तरीके से। आप क्या करो, जैसे ये एक हाथ बर्फ है, ये एक हाथ बर्फ है। अब आप बोलोगे सर ये तो पिघलेंगे, थोड़ी पिघलेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन आप रगड़ते जाइए, रगड़ते जाइए, रगड़ते जाइए, आपके हाथों में गर्माहट हो जाएगी, ऊष्मा पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपने कार्य किया और उससे होगी ऊष्मा पैदा। बर्फ में क्या हुआ, जब वो बर्फ को इस तरह से आपस में दोनों को रगड़ रहा था, जिससे क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुई और उसी ऊष्मा के कारण वो बर्फ पिघल गई। तो मतलब ऊष्मा एक ऊर्जा है, ऊर्जा को आप कार्य में बदल सकते हो, तो कार्य को भी आप ऊर्जा में बदल सकते हो। ये बात बाद में बोली गई। फिर एक वैज्ञानिक आया जूल। जूल ने कहा कि ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है तो यह ऊर्जा कार्य में बदलती है। यानी कि आप ऊष्मा को कार्य में भी बदल सकते हो और कार्य को ऊष्मा में बदल सकते हो। तो किए गए कार्य, तो अगर अब देखो इसने कहा है कि आप ऊष्मा को कार्य में बदल सकते हो और कार्य को ऊष्मा में बदल सकते हो। तो इन दोनों में किया गया कार्य, इन दोनों का अनुपात, यानी कि आपने कार्य किया और उससे कितनी ऊष्मा हुई, आपने कार्य किया, आपने कोई भी कार्य किया और उस कार्य से कितनी ऊष्मा बनी, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो होता है एक नियतांक। क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो किए गए कार्य व ऊष्मा का अनुपात एक नियतांक होता है और उसे बोलते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। क्या बोलते हैं उसे, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक बोलते हैं। प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक बोलते हैं। और इस यांत्रिक तुल्यांक को लिखा जाता है जे से। किससे लिखा जाता है, जे से। तो यदि वस्तु द्वारा W कार्य किया जाता है, कितना W कार्य किया जाता है, तो इससे जो ऊष्मा बनती है वो कितनी बनती है, Q। तो कह सकते हैं कि W बटा में Q इज इक्वल टू J, क्योंकि दोनों का अनुपात निकालते हैं तो बटा में लिखते हैं। तो W बटा में Q इज इक्वल टू J, ये एक नियतांक है। तो यहां से W निकाल लें तो W इज इक्वल टू J Q बन सकता है ना। ये आपके पास समीकरण बन गई। ये दोनों आपको याद रखनी है, नोट डाउन कर लेना, आगे काम आएगी। अब J का मान कितना होता है ये भी आपको याद रखने हैं। अब सारे मान, J का मान कितना होता है, तो J का मान होता है 4186 जूल बटा में किलो कैलोरी। फिर अब देखो जूल किसका मात्रक होता है, ऊष्मा का, और किलो कैलोरी ये ऊर्जा का मात्रक होते हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद में अगर कैलोरी में नापें, किलो में कितने होते हैं, 1000 होते हैं, तो कैलोरी में नापोगे तो आप 4.186 जूल कैलोरी। फिर अर्ग में नापोगे तो 4.186 इंटू 10 टू पावर 7 अर्ग कैलोरी। ये आपको मान याद रखने हैं। अब ये अर्ग क्या है, कैलोरी क्या है, ये मैं मापन वाली क्लास में आपको करवा चुका हूं। अगर कोई बच्चे को ये डाउट लगे सर ये कैलोरी, अर्ग, जूल ये क्या है, तो ये मात्रक होते हैं, मापन इकाइयां होती हैं। ये मैं आपको मापन वाली पद्धतियों में करवा चुका हूं। यदि 4186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा 1 किलो कैलोरी होगी। दिख ही रहा है भाई। उसके बाद में ऊष्मा के मात्रक याद रखने हैं आपको। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। सीजीएस पद्धति में आपको करवा चुका हूं। तो सीजीएस में मात्रक होता है कैलोरी। और कैलोरी क्या होता है, तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है। मतलब कैलोरी का मतलब क्या है कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। तो कैलोरी का मतलब क्या है कि अगर 1 ग्राम जल, 1 ग्राम हमने पानी ले लिया, उसका टेम्परेचर हमने बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा होगी वो होगी आपकी 1 कैलोरी। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय कैलोरी। अंतरराष्ट्रीय कैलोरी के लिए क्या कहा गया कि 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो अंतर तो 1 ही डिग्री का है, लेकिन यहां पर 14.5 से 15.5 ही करना है। तो वो जो ऊष्मा की मात्रा होगी वो आपकी होगी अंतरराष्ट्रीय कैलोरी, यानी कि ये ज्यादा हमारे लिए मानी जाती है। उसके बाद में ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTHU, 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होगी वो आपकी BTHU होगी। अब 1 जूल में 0.24 कैलोरी होते हैं, 1 कैलोरी में इतने जूल होते हैं, 1 किलो कैलोरी में इतने होते हैं,
1000 कैलोरी होते हैं और 252 ये पूछ सकता है कि एक BTHU में 252 कैलोरी होते हैं। ये मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये मैं आपको पिछली क्लासों में करवा चुका हूं, ठीक है। इसलिए आपको ये खुद को करना है, पिछले वाले क्लासों को, मापन पद्धतियों वाले चैप्टर को रिवाइज कीजिए, उसको देखिए, उसके बाद में इस टॉपिक को देखिए तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं ये नहीं कहूंगा आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। पहली बार इस वीडियो के साथ जुड़े हो तो फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट आप देख के आइए, सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ भाई, जिनका 4th ग्रेड में डीवी लिस्ट के लिए हो गया उनको सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें भाई। 9 से 23 तारीख जो ऑफिशियल उन्होंने जारी कर दी है, उस तारीख को आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाएंगे, वो सारी डिटेल आप साइट पर जाकर देख सकते हो। अगर आपको फिर भी डाउट हो कि सर इस पर वीडियो बनाइए तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको पता ही होगा। चलो मैं आपको बता ही देता हूं। जब अपने चैनल पर ये लगभग बात होगी कब की, 17 नहीं 13 नवंबर की, तो 13 नवंबर को मुझे आरपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए इंटरव्यू कॉल था, मतलब 13 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था। तो जब मैंने उसके जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे, तो आज चलो मैं आपको थोड़ी सी बातें बता ही देता हूं। तो मुझे एक दिन पहले ही पता चला था भाई, अगले दिन मेरा मतलब 2 दिन पहले, बीच में एक दिन था, मतलब 11 को मुझे पता चला था। तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे तो उसमें रवि सर ने और मतलब मेरी बहुत हेल्प की थी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, मैं उनका थैंक्स कहूंगा। तो जब हमने वो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे ना, तो आज मैंने जो 4th ग्रेड के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने डाले हैं अभी, ये आपको डाटा तैयार करना है, इस तरीके से अपने को फॉर्म भरना है, वो सारी चीजें उन्होंने डाली थी। तो वो मैंने साइट पे जाके देखे थे, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस था भाई। तो मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी तैयार किए थे भी, कैसे करना है कैसे नहीं करना, क्या चीज आपको चाहिए क्या नहीं करना। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपका एक प्रकार से प्री डीबी हो जाता है वहां पर, प्री डीबी आपका एक प्रकार से वहां पर हो जाता है। आपको स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना होता है, डॉक्यूमेंट्स, चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह सारे आपको बनवाने पड़ते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। तो वो मैं एक बार, कहा जाए तो मैं एक बार डीवी का एक्सपीरियंस ले चुका हूं। तो फिर भी अगर आपको उस डीवी में कोई परेशानी है तो आप मेरे से पूछ लेना। और अगर रवि सर के कॉन्टेक्ट में तो रवि सर से भी आप पूछ सकते हो उनकी वीडियो में। अगर आप ये वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछना चाहो तो वहां से भी पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि रवि सर ने भी मेरी हेल्प की थी, उनको मेरे से ज्यादा पता ही है, कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो डीवी से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो में आकर पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।